प्रिय विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एफआईआर एंड कंप्लेंट को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेज अर्थात दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड प्रोविजंस सेक्शन 6 to 25 तक में दिया गया है। इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स अर्थात आपराधिक न्यायालयों की श्रृंखला को जानेंगे। तो इस हायरार्की में सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, यानी हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स में सबसे ऊपर उच्चतम न्यायालय है, तथा इसके बाद हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय कितना सेंटेंस पास कर सकता है, इसके संबंध में सेक्शन 28 क्लाज 1 में प्रावधान दिया गया है। हाई कोर्ट के बाद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट है वह कोर्ट ऑफ सेशन है, सत्र न्यायालय है। सत्र न्यायालय यानी सेशन कोर्ट के बारे में सेक्शन 9 और 10 में बताया गया है। इसके अंतर्गत सेशन कोर्ट के अंतर्गत सेशन जज, एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज अर्थात सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त सेशन जज और असिस्टेंट यानी सहायक सेशन जज होते हैं। तो सेशन जज और एडिशनल सेशन जज कितना सेंटेंस पास कर सकते हैं, इसके संबंध में सेक्शन 28 क्लास 2 में प्रावधान दिया गया है। वहीं असिस्टेंट सेशन जज के संबंध में सेक्शन 28 क्लास 3 में यह प्रावधान दिया गया है कि वह कितना सेंटेंस पास कर सकता है। तो इस हायरार्की में कोर्ट ऑफ सेशन के बाद कौन कौन होते हैं, इसको जानने के लिए हम सत्र न्यायालय को, सेशन कोर्ट को दो भागों में यहाँ बांटेंगे। पहला लोकल एरिया अर्थात स्थानीय क्षेत्र और दूसरा मेट्रोपॉलिटन एरिया, महानगर क्षेत्र। तो सबसे पहले हम लोकल एरिया को देखेंगे। लोकल एरिया स्थानीय क्षेत्र सेक्शन 2J में लोकल ज्यूरिडिक्शन अर्थात स्थानीय अधिकारिता के बारे में डिफिनीशन दी गई है। जो लोकल एरिया है उसको हम दो भागों में यहाँ बांट सकते हैं। तो पहला जो पार्ट है उसमें CJM अर्थात चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है। इससे रिलेटेड प्रोविजन सेक्शन 12 क्लाज 1 में बताया गया है और यह कितना सेंटेंस पास कर सकता है, इसके संबंध में सेक्शन 29 क्लाज 1 में बताया गया है। उसके बाद एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, जिसके संबंध में सेक्शन 12 क्लाज 2 में बताया गया है, यानी अतिरिक्त या अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में बताया गया है। यह कितना सेंटेंस पास कर सकता है, इसके संबंध में सेक्शन 29 क्लास 1 में प्रोविजन दिया गया है। उसके बाद सेक्शन 12 क्लास 3A में SDJM अर्थात सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट अर्थात उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में बताया गया। इसके बाद जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होंगे वह है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास यानी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और दूसरा है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास अर्थात द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, इनके संबंध में प्रोविजन सेक्शन 11 में दिया गया है। और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कितना सेंटेंस पास कर सकता है, इसके संबंध में सेक्शन 29 क्लास 2 में दिया गया है। और वहीं सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट कितना सेंटेंस पास कर सकता है, इसके संबंध में प्रोविजन सेक्शन 29 क्लास 3 में दिया गया है। दूसरी तरफ हम
अब मेट्रोपॉलिटन एरिया के संबंध में देखेंगे तो मेट्रोपॉलिटन एरिया की डिफिनीशन सेक्शन 2K में बताया गया है और सेक्शन 8 में मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या होगा इसके बारे में बताया गया है, जिसको हम आगे देखेंगे। उसके बाद मेट्रोपॉलिटन एरिया को भी हम दो पार्ट में यहाँ बात करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। पहला है CMM अर्थात चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट। इससे रिलेटेड प्रोविजन सेक्शन 16 एंड सेक्शन 17 क्लास 1 में बताया गया है और यह कितना सेंटेंस पास कर सकता है इसके संबंध में सेक्शन 29 क्लास 4 में बताया गया है। वहीं सेक्शन 16 और सेक्शन 17 क्लास 2 में एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बारे में बताया गया, अर्थात अपर या अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के बारे में बताया गया। और महानगर मजिस्ट्रेट अर्थात मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बारे में सेक्शन 16 में बताया गया और यह कितना सेंटेंस पास कर सकता है इसके संबंध में सेक्शन 29 क्लास 4 में बताया गया। तो इस प्रकार यह जो चार्ट है वह क्रिमिनल कोर्ट्स की हायरार्की बताता है, श्रृंखला बताता है कि एपेक्स कोर्ट कौन होगा, उसके नीचे कौन होगा, उसके नीचे कौन होगा, यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कौन होंगे उसके बारे में यह चार्ट बताता है, जिसको हम आगे और सिस्टमेटिक तरीके से जानेंगे प्रावधानों के माध्यम से। चूँकि चार्ट में थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो गई है तो उसको आप समझ सकते हैं, हमने डिस्कस भी कर दिया। उसके बाद आप सिविल कोर्ट्स की भी श्रृंखला देख सकते हैं। उच्च जो सिविल न्यायालय हैं उनकी श्रृंखला भी जब CPC आप पढ़ेंगे तो वहाँ जानेंगे कि सबसे इसी जिस प्रकार क्रिमिनल कोर्ट्स की श्रृंखला है उसी तरीके से सिविल कोर्ट्स की भी श्रृंखला होती है। तो वहाँ भी सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जिला न्यायालय, उसके बाद सिविल जज सीनियर डिवीज़न होते हैं और उसके बाद सिविल जज जूनियर डिवीज़न होते हैं। तो वहाँ जब आप देखेंगे CPC जब पढ़ेंगे तो वहाँ जानिएगा इसको। हमको यहाँ केवल हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स यानी आपराधिक न्यायालयों की जो श्रृंखला है उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो अब हम यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेज अर्थात दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड प्रोविजन सेक्शन 6 to 25 में दिया गया है। तो क्रिमिनल कोर्ट्स की पुनर्संशोधित व्यवस्था यानी द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 जब पास हुआ, उसके पहले जैसा कि हमने शुरुआती दौर में बताया था कि 1898 का एक्ट था, तो जो संशोधन करके व्यवस्था बनाई गई तथा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेटों के बीच मजिस्ट्रेटों के कृत्यों का आवंटन जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव से पृथक्करण के आशय से किया गया है, उनको अलग करने से यानी न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण करने के आशय से किया गया है। जिन राज्यों में सुधार को लागू किया गया था उन्होंने जो मेथड अपनाया था उससे मार्गदर्शित होकर इस संहिता के प्रोविजंस को रचा गया था या बनाया गया था। इस प्रकार के सेपरेशन के फलस्वरूप मजिस्ट्रेटों के दो क्लास हैं, दो प्रवर्ग हैं, अर्थात जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी न्यायिक मजिस्ट्रेट और कार्यपालक मजिस्ट्रेट। न्यायिक मजिस्ट्रेट हाई कोर्ट के नियंत्रण के अधीन होते हैं और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कार्यपालक मजिस्ट्रेट स्टेट गवर्नमेंट के नियंत्रण के अधीन होते हैं। देश में आपराधिक न्याय प्रशासन का कार्य
क्रिमिनल कोर्ट्स द्वारा संचालित किया जाता है। इंडियन क्रिमिनल कोर्ट्स के गठन के संबंध में सीआरपीसी के सेक्शन 6 में प्रावधान किया गया है। सेक्शन 6 में दंड न्यायालयों के वर्ग अर्थात क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, जिसको आप इस पीपीटी में देख सकते हैं। सेक्शन 6 में बताया गया है कि बिसाइड्स द हाई कोर्ट्स एंड द कोर्ट्स constituted under any law other than this code, there shall be in every state the following classes of criminal courts, namely courts of session, दूसरा है जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड इन एनी मेट्रोपॉलिटन एरिया मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स, तीसरा है जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स ऑफ द सेकेंड क्लास एंड लास्ट इज एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स। अर्थात सेक्शन 6 में कहा गया है कि उच्च न्यायालयों और इस संहिता से भिन्न किसी विधि के अधीन गठित न्यायालयों के अतिरिक्त, यानी दूसरे विधि के अधीन कोई न्यायालय गठन किया उसको छोड़ करके प्रत्येक राज्य में निम्नलिखित वर्गों के दंड न्यायालय होंगे। अर्थात पहला है सत्र न्यायालय या सेशन न्यायालय जिसको कहते हैं, दूसरा है प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और किसी महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट, तीसरा है द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट, चौथा है कार्यपालक मजिस्ट्रेट अर्थात एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स। सेक्शन 6 के सोर्स के आधार पर, धारा 6 के स्रोत के आधार पर 3 तरह के क्रिमिनल कोड स्पष्ट होते हैं। पहला जो इस पीपीटी में आप देख सकते हैं ABC करके बताया गया है, तो पहला है कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान द्वारा गठित न्यायालय। बी है कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सीआरपीसी, यानी दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा गठित न्यायालय। और सी है कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी अदर लॉ, किसी अन्य विधि के अधीन गठित न्यायालय। तो जो सी वाला पॉइंट है उससे हमारा यहाँ मतलब नहीं है, हमको मेनली ए एंड बी से मतलब है। तो सबसे पहले हम कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। यद्यपि सीआरपीसी के इस सेक्शन 6 में मात्र हाई कोर्ट को सम्मिलित किया गया है, सुप्रीम कोर्ट को नहीं किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को संविधान के द्वारा ही अनेकों क्रिमिनल पावर्स भी प्रदान किया गया है। तो सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट को देखेंगे, उसके बाद हाई कोर्ट को देखेंगे कि कौन से क्रिमिनल पावर्स इनको प्रदान किए गए हैं। तो इंडियन सुप्रीम कोर्ट को जो पावर दिया गया है उसको जानने के लिए हमें संविधान के प्रोविजंस को देखना होगा। तो भारतीय सुप्रीम कोर्ट का गठन, जैसा कि आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 में के अधीन हुआ है, यानी अनुच्छेद 124 के अधीन हुआ है। क्रिमिनल केसेज इसके ओरिजिनल जुरिडिक्शन में नहीं आती, यानी जो आपराधिक मामले हैं इसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकारिता में नहीं आती, लेकिन क्रिमिनल केसेज में इसके पावर अपीलीय है, जैसा कि आर्टिकल 134 में बताया गया। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट को रिट जुरिडिक्शन भी आर्टिकल 32 के अधीन प्राप्त है। अब वहीं जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, तो इससे संबंधित प्रावधान को आर्टिकल 214 अर्थात 214 में प्रोविजन बताया गया है।
सेक्शन 214 में प्रावधान है कि प्रत्येक स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट होगा। हाई कोर्ट्स को आर्टिकल 225 के अधीन अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स यानी जिला एवं मजिस्ट्रेट के विरुद्ध आपराधिक मामलों में अपील सुनने का राइट है। आर्टिकल 227 के अंतर्गत हाई कोर्ट को अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पर सुपरविजन यानी पर्यवेक्षण अधिकारिता भी है। साथ ही साथ क्रिमिनल केसेज की सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की अनुमति देने की शक्ति भी हाई कोर्ट में सन्निहित है। जैसा कि आप आर्टिकल 134A को देखेंगे तो वहाँ बताया गया है। वहीं अब हम कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द CRPC को देखेंगे तो इसके संबंध में आप सेशन जज और कोर्ट्स ऑफ सेशन एंड कोर्ट्स ऑफ मजिस्ट्रेट दो भागों में बांटकर इसको यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। यानी जनरली CRPC में दो ही कैटेगरीज में न्यायालय को विभक्त किया करता है या बांटता है। पहला कोर्ट्स ऑफ सेशन यानी सेशन न्यायालय या सत्र न्यायालय जिसको कहते हैं, और दूसरा मजिस्ट्रेट न्यायालय कोर्ट्स ऑफ मजिस्ट्रेट। इनकी संपूर्ण विभाजन को हम क्लासिफिकेशन द्वारा समझ सकते हैं, वर्गीकरण द्वारा समझ सकते हैं। तो पहला आप यहाँ देख सकते हैं कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द CRPC के अंतर्गत कोर्ट्स ऑफ सेशन सत्र न्यायालय या सेशन न्यायालय। CRPC के सेक्शन 9 क्लास 1 में यह बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट प्रत्येक सेशन डिवीजन के लिए, प्रत्येक सेशन खंड के लिए एक सेशन न्यायालय की स्थापना करेगी। वहीं सेक्शन 9 क्लास 6 में यह कहा गया है कि सेशन न्यायालय अपनी बैठक ऐसे स्थान पर करेगा जिसे उच्च न्यायालय नोटिफिकेशन द्वारा तय करे। लेकिन यदि किसी केस में सेशन कोर्ट की यह ओपिनियन है, राय है कि पार्टीज की सुविधा के लिए बैठक किसी अदर प्लेस पर यानी अन्य स्थान पर किया जाए तो ऐसी बैठक अन्य स्थान पर भी की जा सकेगी। यहाँ तक कि जेल में भी बैठक हो सकती है। अब हम देखेंगे कि सेशन कोर्ट में कौन होगा, जैसा कि हमने चार्ट में भी डिस्कस किया, अब इस माध्यम से भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो सेशन कोर्ट में कौन होगा, तो सबसे पहले हम यहाँ देख सकते हैं, पहला होगा सेशन न्यायाधीश या सत्र न्यायाधीश यानी सेशन जज। CRPC के सेक्शन 9 क्लास 2 में बताया गया है कि प्रत्येक सेशन न्यायालय में एक सेशन न्यायाधीश होगा, एक सेशन जज होगा। तो जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं तो उसके आर्टिकल 233 में बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट को ही किसी व्यक्ति को सेशन जज या एडिशनल या असिस्टेंट सेशन जज बनाने या पदोन्नति करके अपॉइंट करने का राइट है। नेक्स्ट पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, एडिशनल सेशन जज एंड असिस्टेंट सेशन जज, अर्थात अपर और सहायक सेशन न्यायाधीश। CRPC के सेक्शन 9 क्लास 3 में यह प्रोविजन दिया गया है कि हाई कोर्ट एडिशनल सेशन जजेज और असिस्टेंट सेशन जजेज अर्थात उच्च न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीशों और सहायक सेशन न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कर सकती है, जिसे सेशन कोर्ट की जुरिडिक्शन होगी। अगर किसी स्थान पर सेशन न्यायाधीश एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज नहीं है तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ही यह अथॉरिटी दिया जा सकता है
इससे संबंधित प्रावधान सेक्शन 9 क्लास 5 में बताया गया। अब हम दूसरा कोर्ट जिसे सीआरपीसी द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया है वह है कोर्ट्स ऑफ मजिस्ट्रेट, अर्थात मजिस्ट्रेट का न्यायालय। मजिस्ट्रेट के इन न्यायालयों को 3 कैटेगरीज में विभक्त कर सकते हैं। पहला है न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय, दूसरा है महानगर क्षेत्र में न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय और तीसरा है कार्यपालक मजिस्ट्रेट के न्यायालय। तो बारी बारी से हम एक एक करके यहाँ इनको देखेंगे। तो पहला यहाँ आप देख सकते हैं कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स, न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय। सीआरपीसी के सेक्शन 11 में यह प्रोविजन दिया गया है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति से पहले उनके कोर्ट्स स्थापित किए जाएंगे, उनके न्यायालय स्थापित किए जाएंगे। ये न्यायालय स्टेट गवर्नमेंट स्थापित करती है, किंतु स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा करने से पहले हाई कोर्ट से कंसल्ट करना पड़ता है, परामर्श करना पड़ता है। वैसे तो यह स्टेट गवर्नमेंट पर ही डिपेंड करता है कि वह किसी जिले में कितने और किन किन स्थानों पर मजिस्ट्रेटों के न्यायालय स्थापित करे। यह स्थापना स्टेट के गजट में नोटिफिकेशन जारी कर की जाती है। तो जो न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय हैं यानी कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स हैं, उसमें फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के मजिस्ट्रेट होते हैं। यानी स्टेट सेक्शन 11 में ही बताया गया कि स्टेट गवर्नमेंट 2 क्लासेस के न्यायाधीशों के अपॉइंट करता है, यानी फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और दूसरा द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। यहाँ स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के पश्चात किसी भी स्थानीय क्षेत्र के लिए फॉर एनी लोकल एरिया के लिए किसी पार्टिकुलर केस के लिए अर्थात विशेष मामले के लिए या पार्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस विशेष वर्ग के मामलों के ट्रायल के लिए विचारण के लिए प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी के जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अपॉइंट कर सकता है। स्टेट गवर्नमेंट अपने विवेक से सिविल कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कार्य करने वाले राज्य के जुडिशियल सर्विस के किसी भी मेंबर को फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट के पावर प्रदान कर सकता है। ये जो न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं यानी ये जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं उनको आप सीआरपीसी के अंतर्गत देख सकते हैं, यानी चीफ सीजीएम यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दूसरा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अर्थात एडीजीएम यानी एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तीसरा है उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी एसडीजेएम अर्थात सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और चौथा है विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो बारी बारी से हम यहाँ इनको देखेंगे, तो एक एक करके हम यहाँ इनको देख सकते हैं। पहला है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। इससे रिलेटेड प्रोविजन सेक्शन 12 क्लास 1 में दिया गया है। तो सीआरपीसी के सेक्शन 12 के अंतर्गत हाई कोर्ट प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के लिए प्रत्येक जिले के लिए किसी फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट करेगा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हाई कोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार समय समय पर मजिस्ट्रेट के कार्य क्षेत्र को निर्धारित करेगा। यह चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेशन कोर्ट के अधीन होगा। अगला जुडिशियल मजिस्ट्रेट है अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इससे रिलेटेड प्रोविजन सेक्शन 12 क्लास
2 में दिया गया है। सेक्शन 12 क्लास 2 में यह बताया गया है कि उच्च न्यायालय को, हाई कोर्ट को यह अधिकार है कि वह चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अतिरिक्त एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट करे। यह फर्स्ट क्लास के जो न्यायिक मजिस्ट्रेट ही होते हैं, यानी ये प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट ही होते हैं, कोई अलग मजिस्ट्रेट नहीं होते हैं। उसी में से एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट किए जाते हैं। नेक्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट, अर्थात सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। सेक्शन 12 क्लास 3 में यह बताया गया है कि उच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वह तहसीलों या सब डिविजन्स के लिए, यानी उपखंडों के लिए फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर सके। अगला जुडिशियल मजिस्ट्रेट है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, अर्थात विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट। सेक्शन 13 में यह बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पर हाई कोर्ट पार्टिकुलर केस के लिए, विशेष मामलों के लिए विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट अर्थात स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट करती है। अगला पॉइंट है जो कोर्ट्स ऑफ मजिस्ट्रेट का है, वह है महानगर क्षेत्र के न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय, कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स इन मेट्रोपॉलिटन एरिया। सेक्शन 8 इस धारा में, सेक्शन 8 के धारा में, यानी धारा 8 में यह बताया गया है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया किसे कहेंगे। तो सीआरपीसी के सेक्शन 8 में यह बताया गया है कि जिस सिटी या टाउन की, जिस नगर या नगरी की पॉपुलेशन पिछली जनगणना पर 10 लाख हो गई है, उसे महानगर माना जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट को किसी क्षेत्र को महानगर घोषित करने हेतु नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा। इन मेट्रोपॉलिटन एरिया में जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं वह हैं अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट और चौथा है विशेष महानगर मजिस्ट्रेट। यानी द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स आर इन द मेट्रोपॉलिटन एरिया इज एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड फोर्थ इज स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। तो यहाँ हम एक एक करके सबको देखेंगे। तो पहला आप पॉइंट नोट कर सकते हैं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। सीआरपीसी के सेक्शन 16 में धारा 16 के अंतर्गत बताया गया है कि प्रत्येक महानगर क्षेत्र में स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से कंसल्ट करके, परामर्श करके महानगर मजिस्ट्रेट यानी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के कोर्ट की स्थापना करेगी। इन कोर्ट्स की संख्या व कार्य करने के स्थान भी स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से कंसल्ट करके ही तय करेगी। अगला पॉइंट नोट कर सकते हैं, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट। सीआरपीसी के सेक्शन 17 क्लास 1 में यह बताया गया है कि हाई कोर्ट किसी महानगर मजिस्ट्रेट को यानी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट नोट कर सकते हैं, अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। इससे रिलेटेड प्रोविजन सेक्शन 17 क्लास 2 में दिया गया है। सेक्शन 17 क्लास 2 यह कहता है कि हाई कोर्ट किसी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को ही एडिशनल चीफ
मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगी, यानी एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट यानी अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट अपॉइंट करेगी। एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को सीआरपीसी द्वारा तथा दूसरी विधियों द्वारा महानगर मजिस्ट्रेट की वे सारी शक्तियां होंगी जिनको हाई कोर्ट ने उनको अपॉइंट करते समय या बाद में प्रदान किया है। अगला पॉइंट नोट कर सकते हैं आप, स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, विशेष महानगर मजिस्ट्रेट। सीआरपीसी के सेक्शन 18 के अंतर्गत विशेष महानगर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति हाई कोर्ट करती है। हाई कोर्ट किसी भी व्यक्ति को इस पद पर अपॉइंट कर सकता है, लेकिन वह ऐसा स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पर ही करेगा, अपने विवेक से नहीं करेगा, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के प्रार्थना पर या अनुरोध पर ही करेगा। ये एक समय में 1 वर्ष तक के लिए ही अपॉइंट किए जाएंगे। इन्हें फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की भांति ही सेंटेंस पास करने की जुडिक्शन है, लेकिन ये सेशन जज के अधीन होते हैं। अगला पॉइंट जो कोर्ट्स ऑफ मजिस्ट्रेट का है वह है कोर्ट्स ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स, अर्थात कार्यपालक मजिस्ट्रेट के न्यायालय। इसके अंतर्गत पहला कोर्ट है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दूसरा है जिला मजिस्ट्रेट यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तीसरा है अपर जिला मजिस्ट्रेट यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चौथा है उपखंड कार्यपालक मजिस्ट्रेट यानी सब डिविजनल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, यानी इसको उपखंड मजिस्ट्रेट भी कहते हैं, एसडीएम यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, और पांचवा है स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो बारी बारी से हम इनको यहाँ देख सकते हैं। पहला है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। सीआरपीसी के सेक्शन 20 के अंतर्गत धारा 20 के अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड मेट्रोपॉलिटन एरियाज में यानी प्रत्येक जिले और महानगर क्षेत्र में जितना उचित समझे उतने व्यक्तियों को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी कार्यपालक मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकती है। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो मेट्रोपॉलिटन एरिया में पुलिस कमिश्नर को ही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सारे पावर्स को दे सकती है। अगला मजिस्ट्रेट है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी जिला मजिस्ट्रेट। इससे रिलेटेड प्रोविजन सेक्शन 20 क्लास 1 में दिया गया है और बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकती है। अगला मजिस्ट्रेट है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट। सीआरपीसी के सेक्शन 20 क्लास 2 में यह बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट को यह अधिकार है कि वह किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर दे, यानी किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को अपर जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दे। स्टेट गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार इन्हें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की सारे पावर्स दी जा सकती हैं, सारी शक्तियों को दिया जा सकता है। यहाँ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चाहे वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पावर्स को एक्सरसाइज कर रहा हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं है, यानी भले ही पावर को यूज कर रहा है लेकिन जिला मजिस्ट्रेट नहीं है वह। ये दो अलग अलग अधिकारी हैं। एक जिले में सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा।
परंतु जो कार्य जिला मजिस्ट्रेट के पावर्स का एक्सरसाइज करते हुए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा किए जाते हैं वे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अधीन नहीं हैं। उनके ऑर्डर का वही प्रभाव है जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर का होता है। अगला मजिस्ट्रेट है जिसे आप नोट कर सकते हैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या उपखंड कार्यपालक मजिस्ट्रेट। इससे रिलेटेड प्रोविजन को सेक्शन 20 क्लास 4 में बताया गया है। इसके अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट प्रशासन की सुविधा के दृष्टिकोण से एक जिले के विभिन्न उपखंडों के लिए यानी सब डिविजन्स के लिए सब डिविजनल्स एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अपॉइंट कर सकती है, यानी उपखंड कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर सकती है, या अगर वह चाहे तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को सब डिवीजन का यानी उपखंड का इंचार्ज बना सकती है, भार साधक बना सकती है और उसको चार्ज एज ओकेजन यानी भार साधन से रिलीव कर सकती है, मुक्त कर सकती है। किसी सब डिवीजन में जितने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होंगे वे सभी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के अधीन होंगे, यानी सभी उपखंड कार्यपालक मजिस्ट्रेट के अधीन होंगे। नेक्स्ट मजिस्ट्रेट है स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट। इससे रिलेटेड प्रोविजन सेक्शन 21 में दिया गया है। इसके अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट किसी पार्टिकुलर फंक्शन यानी विशेष कार्य या पार्टिकुलर एरियाज के लिए यानी विशेष क्षेत्र के लिए स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट को अपॉइंट कर सकती है और उन्हें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पावर दे सकती है। यहाँ जो हायरार्की है क्रिमिनल कोर्ट्स की उसके बारे में हमने यहाँ डिस्कस किया। अब अगला पॉइंट आप नोट कर सकते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लोक अभियोजक। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की डिफिनीशन सेक्शन 2U में दी गई है, धारा 2U में दिया गया है। सेक्शन 2U में बताया गया है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर मीन्स एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 24 एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शंस ऑफ ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अर्थात सेक्शन 2U यह कहता है कि लोक अभियोजक से धारा 24 के अधीन नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत लोक अभियोजक के निर्देशों के अधीन कार्य करने वाला व्यक्ति भी है। यानी यहाँ डिफिनीशन में यही बताया गया है कि सेक्शन 24 के अधीन अपॉइंट किया गया लोक अभियोजक अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत इसके लोक अभियोजक के डायरेक्शन के अधीन कार्य करने वाला व्यक्ति भी आता है। तो आप बेयर प्रोविजन यहाँ देख सकते हैं, हम केवल यहाँ समझाने का कार्य करेंगे। तो विभिन्न न्यायालयों के लिए स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट सीआरपीसी के सेक्शन 24 के अंतर्गत पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट कर सकती है। यह जो अपॉइंट करती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, यह 3 स्टेज पर होते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पहला उच्च न्यायालय, दूसरा सेशन न्यायालय और तीसरा मजिस्ट्रेट का न्यायालय, यानी हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और मजिस्ट्रेट के कोर्ट। तो पहला पॉइंट आप नोट कर सकते हैं उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। सीआरपीसी के सेक्शन 24 में यह बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट
हाई कोर्ट के कंसेंट से हाई कोर्ट में किसी प्रोसिक्यूशन, अपील या अदर प्रोसीडिंग के संचालन के लिए, यानी अभियोजन के लिए, अपील करने के लिए या अन्य कार्रवाई के संचालन के लिए यानी कंडक्ट करने के लिए एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर तथा एक या एक से अधिक एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स यानी अपर लोक अभियोजक अपॉइंट कर सकती है। वहीं सेशन कोर्ट में, तो सेशन कोर्ट में एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एक या एक से अधिक एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो सकते हैं, यानी एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा या एक से अधिक अपर लोक अभियोजक हो सकते हैं। इनकी नियुक्ति स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट के परामर्श से करती है, यानी उच्च न्यायालय के परामर्श से करती है। 1978 के अमेंडमेंट द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यदि चाहे तो किसी जिले या स्थानीय क्षेत्र में किसी मामले के संचालन के लिए एक या एक से अधिक पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को अपॉइंट कर सकती है। उच्च न्यायालय के लिए या सेशन न्यायालय के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर वही व्यक्ति अपॉइंट किया जा सकता है जो कम से कम 7 वर्ष तक एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस करता रहा हो। ऐसा प्रावधान सेक्शन 24 क्लॉज 7 में दिया गया है। और तीसरा है मजिस्ट्रेट का न्यायालय। तो सेक्शन 25 में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में बताया गया, यानी सहायक लोक अभियोजक के संबंध में बताया गया। तो सीआरपीसी के सेक्शन 25 क्लॉज 1 में यह बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट प्रत्येक जिले में मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अभियोजनों का संचालन करने के लिए यानी प्रोसिक्यूशंस का कंडक्ट करने के लिए एक या एक से अधिक असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी सहायक लोक अभियोजक अपॉइंट करेगी। सेक्शन 25 क्लॉज 1 में ही सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इन कोर्ट्स में प्रोसिक्यूशंस को कंडक्ट करने के लिए एक या एक से अधिक असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को अपॉइंट कर सकने की शक्ति दी गई है। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं रखी गई है, कोई अर्हता नहीं रखी गई है। केवल इतना ही कहा गया है कि किसी भी पुलिस अधिकारी को असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करने के योग्य नहीं समझा जाएगा। लेकिन इसके साथ कुछ एक्सेप्शन भी दिया गया है और कहा गया कि परंतु एक्सेप्शनल कंडीशन में, अर्थात किसी अन्य व्यक्ति के उपलब्ध न हो पाने की दशा में किसी पुलिस अधिकारी को भी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जाएगा। लेकिन फिर परंतु लगाया गया और कहा गया है कि परंतु वह अधिकारी इंस्पेक्टर के रैंक से बिलो नहीं होना चाहिए, उसके नीचे नहीं होना चाहिए, और न ही उस अधिकारी ने उस ऑफेंस के इन्वेस्टिगेशन में भाग ही लिया हो। अगर दोनों यह चीज़ें हैं, इंस्पेक्टर निरीक्षक के पंक्ति से नीचे का नहीं है और उस अपराध का इन्वेस्टिगेशन में भाग नहीं लिया है, तो वह असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जा सकता है। धन्यवाद।